पूरा प्राइवेट सेक्टर में स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च देखती है या स्पेसक्राफ्ट बनाती है, वो कंपनी के ये सीईओ है। यार अर्थ का जो स्पेस टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, तो किसकी डिमांड बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, किसकी ग्रोथ होगी? ऐसी फ्लाइट्स आजकल जाने लगी है और ये चीज बढ़ेगी, डेवलप होगी और इंडिया के इंजीनियर्स को वर्क मिलेगा। ऐसे काम करना है कि एक भी चीज दूसरे से अलग नहीं जा रही, वरना 1000 करोड़ 2000 करोड़ का स्पेसक्राफ्ट फूट जाएगा। हेलो जनता, कैसी हैं आप लोग, क्या हाल चाल? तो बेटा ये वाला जो सेशन है, इस सेशन के ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा डिमांड पे आप लोगों के लिए लाया गया है। इसका नाम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। हम बहुत ज्यादा इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसी चीज के ऊपर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। तो बेटा मेरी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट ब्रांच थी, मेरा बहुत ज्यादा मन था एरोस्पेस करने का, पर आज से 10 साल पहले उतना ज्यादा स्कोप नहीं था, तो मुझे काफी ज्यादा लोगों ने मना किया और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं उतना ज्यादा डेडिकेशन इस ब्रांच को नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए शायद मैंने ये वाली ब्रांच को नहीं चुना। पर आज इसका स्कोप बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, मैंने हमेशा इस ब्रांच को फॉलो किया है। मैं उन्हीं सब चीजों को एक करके छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगा और एहसास कराऊंगा कि किस लिए ये वाली ब्रांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन्हें इस ब्रांच में जाना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारा सेशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ये एक इंसान जो है इन्हें जानते हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्या आप ये एक इंसान है इन्हें जानते हैं, या इनकी जो कंपनी स्पेसएक्स पीछे लिखा हुआ है इन्हें जानते हैं? जल्दी 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 बताइए, तेजी से। कितने प्राणी हैं जो जानते हैं इन इंसान को? बहुत तेजी से कमेंट करके बताइए भैया। कितने लोग हैं जो पहचान गए, जान गए स्पेसएक्स? अगर आप जानते पहचानते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि ये एलॉन मस्क हैं और इनके बारे में सबसे, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में एलॉन मस्क ने बोला था कि मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग खुद ही सिखा ली। और ये स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी जो पूरा प्राइवेट सेक्टर में स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च देखती है या स्पेसक्राफ्ट बनाती है, वो कंपनी के ये सीईओ है और इनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोई डिग्री भी नहीं है। इन्होंने खुद को एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखा लिया, दूसरे कुछ दोस्तों की मदद से, बुक्स की मदद से, कोर्सेज की मदद से। इसलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनका नाम बहुत फेमस माना जाता है। क्लियर? बहुत बड़ी बात है अपने आप को पूरी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाना और उसकी इतनी बड़ी कंपनी खोल देना कि सबसे ऊपर उस कंपनी का नाम आ रहा है। दूसरी चीज, क्या आप इन्हें जानते हैं? सोचिए, समझिए और बताइए, क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्हें जानते हैं? वर्जिन एटलांटिक, ये वर्जिन एटलांटिक के सीईओ हैं रिचर्ड ब्रैंसन। क्या आप इन्हें जानते हैं? जल्दी बताइए, इन्हें जानते हैं या नहीं जानते? कितने लोग इन्हें जानते हैं? इनका नाम है जेफ बेजोस। ये अमेजॉन के सीईओ हैं, अमेजॉन के फाउंडर हैं और इनकी भी एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। अब ब्लू ओरिजिन कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन भी सिमिलर कंपनी है जैसे स्पेसएक्स है। ये सारे नियर अर्थ एटमॉस्फेयर पे टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप स्पेस क्राफ्ट में बैठ के एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, ट्रेवल करते हो, ऐसे ही ये स्पेस क्राफ्ट में बैठा के आपको नियर अर्थ एटमॉस्फेयर पे ले जाएंगे और आपको ऊपर से अर्थ किस तरह से दिखती है, कैसे दिखती है, वो वाली कमर्शियल स्पेस टूरिज्म शुरू करने की तैयारी में। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पहले, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आज की तारीख में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहां पहुंच गई है। अगर बहुत तेजी से एरोस्पेस का ये वाला ग्रोथ देखने को मिला, मतलब स्पेस टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ गया, नियर अर्थ का जो स्पेस टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, तो किसकी डिमांड बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, किसकी ग्रोथ होगी? ऐसी फ्लाइट्स आजकल जाने लगी है और इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी एरोस्पेस इंजीनियर्स की। मैं आपको और चीजें बताता हूं, आप इन्हें नहीं जानते होंगे, इन्हें जानते होंगे, मतलब जानते होंगे, पर क्या आप इन्हें जानते हैं? कभी इन्हें देखा है? क्या इनके बारे में कभी सुना है? कौन है ये, कहां से आए हैं? इंडिया का फ्लैग तो आप पहचान ही गए होंगे, शायद आप नहीं जानते इनके बारे में, मैं बताता हूं। तो बेटा
सच बात तो यह है कि जो इंडिया है वो सुपर पावर बन रहा है एरोस्पेस में, क्योंकि आज इंडिया ने रियलाइज कर लिया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्हें अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं स्पेस में। कोई भी एक कंपनी है जिसे अपना सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करना है तो वो सीधा सीधा किसी बड़े एक प्रोवाइडर के पास जाएगा। वो खुद का तो रॉकेट नहीं बनाएगा, वो खुद ही तो अपना कुछ भी ऐसा पूरा स्पेस स्टेशन बना करके फिर वहां पर से सैटेलाइट भेजेगा, रॉकेट लॉन्चिंग करके खुद भेजेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्या करना होगा, उसे अपने सैटेलाइट को किसी एक ऐसी फर्म को देना होगा जो रॉकेट लॉन्च करती है। इट्स लाइक डिलीवरी सर्विसेज। फ्लिपकार्ट को अगर अपना सामान डिलीवर करवाना है तो वो क्या तुरंत सारे डिलीवरी एजेंट खुद ही लगा देगा शुरू दिन से? नहीं, वो क्या करेगा, वो बहुत कुछ डिलीवरी एजेंट को पहले हायर करेगा जो पहले से डिलीवरी करते हैं, उन्हें अपना सामान देगा और वो सामान डिलीवर कर देंगे। सेम यही काम करती हैं प्राइवेट लॉन्चिंग सर्विसेज। ये क्या करती हैं, दूसरी कंपनियों से उनके सैटेलाइट लेती हैं, उन्हें लॉन्च करके ऑर्बिट में प्लेस करा देती हैं। समझ गए? अब ये बहुत ज्यादा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहां पर हर चीज डिजिटल होती जा रही है, इन चीजों की डिमांड बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनीज अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस तरह की कंपनी डेवलप हो रही है और ऐसी ही एक कंपनी इंडिया में डेवलप हो चुकी है। तो ये चीज की जब ताकत इंडिया ने रियलाइज करी तो इंडिया ने सबसे पहले अपना एरोस्पेस का जो सेक्टर है उसको प्राइवेट कर दिया। तो इन्होंने एरोस्पेस का एक सेक्टर है वो प्राइवेट करा। प्राइवेट करने के बाद एक इंडिया की फर्म बनी जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, ये दूसरी कंपनी से 51 कंट्रीज के क्लाइंट से सैटेलाइट्स लेती है। दूसरी जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनसे भी सैटेलाइट लेती है, उनके सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च करती है। जब लॉन्च करती है तो बहुत पैसा कमाती है बेटा। $210 मिलियन का रेवेन्यू इंडिया ने एक साल में कमाया इस कंपनी से। इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में बन चुकी है और ये चीज बढ़ेगी, डेवलप होगी और इंडिया के इंजीनियर्स को वर्क मिलेगा। ऐसी ही कंपनी है स्काई रूट। स्काई रूट भी एक एरोस्पेस की कंपनी है जिसके फाउंडर का फोटो मैंने आपको यहां दिखाया था। ये लोग भी इंडिया की पहली प्राइवेट, जैसा स्पेसएक्स है यूएस में, ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन अटलांटिक है, गैलेक्टिक है, ये वाली कंपनी जो यूएस में है, वैसी इंडिया की ये कंपनी है स्काई रूट। ये प्राइवेट कंपनी है। तो इंडिया में भी इस तरह की कंपनीज डेवलप हो रही हैं और इसलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बहुत ही तगड़ा स्कोप है, बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट है और गजब का यहां पे माहौल होने वाला है। तो अब आपको पता चल गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है, इसका अभी स्कोप क्या है, क्या हो रहा है और कितने अच्छे लेवल तक जा सकता है। ये तो वो चीजें बता रहा हूं जो नई है, जो आगे होने वाली हैं, अब जो सालों से चली आ रही हैं, जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, वो वाली चीजें तो हैं ही। वो भी मैं आपको बताऊंगा किन किन कंपनियों में स्कोप है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे बनेंगे आप एक एरोस्पेस इंजीनियर। सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है? तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बेटा बेसिकली एक इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें आपको डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, उसके सिस्टम, उसके इक्विपमेंट, उसकी छोटी छोटी डिजाइन, उसका एरोडायनामिक्स, उसके बेटा प्रोपेलर्स जो होते हैं, उसके विंग्स जो होते हैं, उसका ग्लास होता है। बेटा एरोस्पेस इंजीनियरिंग हर चीज कवर करती है। अच्छा, एयरक्राफ्ट का जो ग्लास होता है, आप इमेजिन करो एयरक्राफ्ट बहुत तेज जा रहा है, अगर एक बर्ड सिर्फ एक बर्ड बहुत तेज उस ग्लास से टकराएगा तो पूरा ग्लास फट सकता है। तो एयरक्राफ्ट का जो ग्लास होता है वो हद से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे नेट जियो की या डिस्कवरी की एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, तो आप समझोगे इस ग्लास को बनाने में कितनी इंजीनियरिंग लगती है, कितना स्ट्रांग ग्लास होता है। बुलेट ग्लास जो होते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास, उससे भी स्ट्रांग होते हैं ग्लास, वैसे ग्लास लगते हैं। तो ये सारी चीज में इंजीनियरिंग जाती है और कौन करता है? एरोस्पेस इंजीनियर्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, दो तरह की भैया एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है मेनली, तो इसका लेना देना मेनली क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो बेटा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेन है एटमॉस्फेयर और स्पेस की जो फ्लाइट्स होती हैं उनसे रिलेटेड। एटमॉस्फेरिक जो फ्लाइट्स हैं, मतलब जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, है ना, जितनी भी तरह की ऐसी फ्लाइट्स है, ड्रोन से, आजकल ड्रोन बहुत ज्यादा बढ़ गए, समझ रहे हो, जो बड़े वाले क्वाडकॉप्टर्स हैं वो भी ड्रोन ही होते हैं एक तरह से, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गए।
क्लियर। अच्छा, ड्रोन क्या होता है? ड्रोन ऐसा एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर पायलट बैठाने की जरूरत नहीं होती, वो रिमोट कंट्रोल से चल जाता है। इन चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग पड़ गया है, बहुत ज्यादा ही इन चीजों का रेगुलर चीजों में आर्मी के साइड तो था ही, बट मैंने जैसे बताया था एग्रीकल्चर में इस चीज का यूज बढ़ने वाला है, फोटोग्राफी में इस चीज का यूज बढ़ने वाला है, सर्वेइंग में इस चीज का यूज बढ़ने वाला है। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ड्रोन्स वगैरह भी। तो वो ड्रोन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गई हमारी आज की इंडस्ट्री, क्लियर। तो वो वाला भी एटमॉस्फेयर में जो एयर फ्लाइट है उसके ऊपर भी, और इसके अलावा स्पेस की जो फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर। स्पेस में कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग जाते हैं, उसके बाद जो स्पेस के अंदर इंटर प्लेनेट जो ट्रेवल होता है उसके लिए भी जो रॉकेट्स बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, शटल्स बनते हैं, उनके ऊपर अलग अलग से अच्छे से रिसर्च करने वाले होते हैं एरोस्पेस इंजीनियर। सॉर्टेड भाई, यहां तक हर एक प्राणी को सब कुछ समझ में आ रहा है यार? मजा आ रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्राणी काम की बात बता रहा है, ऐसी बातें बता रहा है जो कहीं नहीं सुनी, तो वो वाली चीज आपको मिल रही है, तो प्लीज वीडियो लाइक करते चलो। सॉर्टेड। मुझे मोटिवेशन यही आएगा, मैं ऐसी बातें, ऐसी रिसर्च तभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बता पाऊंगा अगर तुम वीडियो लाइक करते चलोगे। क्लियर है भाई? सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाली चीज सीख ली। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं? देखो, दो तरह की एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, सीधी सी बात है यार। एक तो भैया हवा में होती है, जो हवा वाली कौन सी, जिसको अपन बोलते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्लियर। एरोनॉटिकल मतलब हम ऐसे जहाज बना रहे हैं जो हमारे वायुमंडल में ही उड़ रहे हैं। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही उड़ रहे हैं, जहां पे हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो जहां एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया जा रहा वो हमारा हो गया एरोनॉटिकल इंजीनियर वाला। ठीक है, मतलब हमारा स्पेसक्राफ्ट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो एरो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर वाला, एस्ट्रो मतलब स्पेस वाला। ठीक है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जा रहा है, अब वहां तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां तो कोई एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर वाला सीन नहीं है, पर वहां क्या चीजें परेशान करती हैं डिजाइनिंग में, वो है टेम्परेचर। वहां टेम्परेचर बहुत अलग हो जाता है। जहां प्रेशर ही नहीं है, जहां बाहर प्रेशर नहीं है, तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर तो प्रेशर होना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें आने लग जाती है तो बहुत खतरनाक डिजाइन हो जाता है। ये तो मैं आपको सिर्फ स्पेस की बात बता रहा हूं। अगर आप दूसरे प्लेनेट की बात करें, अपने प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट की बात करें, तो भी चीजें, या फिर वहां के लिए स्पेसक्राफ्ट या वहां पे मूव करने के लिए रोवर और जो व्हीकल बनाने होते हैं वो भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वहां का फ्रिक्शन अलग है, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, वहां की ग्रेविटी अलग है। तो जब ग्रेविटी अलग है बेटा, तो हमें पूरी की पूरी मशीन रीडिजाइन करनी होती है। पता चले अर्थ की ग्रेविटी पे वो व्हीकल चल ही नहीं रहा है और वहां की ग्रेविटी पे बहुत तेज दौड़ रहा है, क्योंकि वहां पर वेट कम हो गया, अर्थ पे वेट ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देख करके आपको बहुत डिटेल में व्हीकल की डिजाइन करनी होती है। टायर आपको अलग तरह से बनाने होते हैं। हमारे पास जो भी मटेरियल अर्थ पे बना हुआ है वो अर्थ के लिए बना हुआ है। जब भी हम वो मटेरियल कहीं और लेके जाएंगे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम तो एक अलग चीज है, पर इंजीनियरिंग के अंदर ही ये सारी चीज आती है। सॉर्टेड है। चलो और बात करते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मेन मुख्य पर्पस क्या है? ये तो सब लुक्रेटिव फैसिनेटिंग चीज है। मुख्य पर्पस, जो सेंट्रल पर्पस है वो क्या है? तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फोकस करता है प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाइट के लिए प्रैक्टिस करता है। दूसरी चीज, ये किस चीज पे फोकस करता है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो हमारा एस्ट्रोनॉटिकल होता है वो किस चीज पे है? फोकस करता है स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल्स। तो जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं, या PSLV होते हैं, या फिर इसका जो स्पेसक्राफ्ट जिसमें एक्चुअल में लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लू ओरिजिन ने बनाया है, SpaceX ने बनाया है, वर्जिन गैलेक्टिक ने बनाया है, ये सारे व्हीकल्स बनाने में किसका हाथ होता है? उसमें हाथ होता है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप मेन फ्लाइट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं स्पेसक्राफ्ट में? अच्छा, आप बता दो मुझे, जितने भी लोग यहां पे, मुझे एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप फ्लाइट्स में इंटरेस्टेड हो या स्पेसक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? जल्दी बताइए, किस चीज में? स्पेसक्राफ्ट में या एयरक्राफ्ट में? ऐसे बता दो। बोथ, दोनों ही पसंद है चीकू भैया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि व्हाट डज द एरोस्पेस इंजीनियर डू? तो एरोस्पेस इंजीनियर क्या करता है? ठीक है, तो वैसे तो मैंने जितनी भी चीजें अभी तक आपको बताई है, हर चीज एरोस्पेस इंजीनियर कर सकता है, पर अगर इसको हमें डिफाइन करना हो कि मेनली इसका क्या काम है, तो इसका काम होता है बेटा डेवलप लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसको टेक्नोलॉजीज बनाना है,
क्या चीज करने के लिए? जिससे तेज से तेज एरोप्लेन उड़ सके। ठीक, अलग अलग टाइप के इंजन बनाने होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डे बाय डे जैसे गाड़ियों का एवरेज बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एरोप्लेन में या एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में स्पीड का रहता है, तो स्पीड बढ़ानी होती है, उस स्पीड को बढ़ाना होता है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होती है। इसके बाद इंटीग्रेट देम इनटू एरोस्पेस व्हीकल सिस्टम। तो आपको एक तो टेक्नोलॉजी बनानी है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है कि कैसे मैं उसे व्हीकल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दूं ताकि दूसरी सब चीजों के साथ एक साथ काम करे। अब यहां पे खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात यह है कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यही मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रेम है, आप चाहते हो कि नहीं मैं हर चीज को एग्जैक्ट पालूं, मैं एकदम बहुत अच्छे से निकाल लूं या हर चीज को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करूं, एकदम डीप कैलकुलेशन मेरा रहे और मैं एकदम करेक्ट प्रिडिक्ट कर लूं, तो आपके लिए ये ब्रांच है। आप बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इस चीज को हिट करना पड़ता है। हर एक चीज के छोटे छोटे नट का भी जो कैलकुलेशन होता है वो निकलता है। क्लियर? और हर चीज को ऐसे काम करना है कि एक भी चीज दूसरे से अलग नहीं जा रही, वरना फूट जाएगा। 1000 करोड़ 2000 करोड़ का स्पेस क्राफ्ट फूट जाएगा। 250-300 करोड़ का जो एरोप्लेन होता है वो गिर सकता है आपकी एक छोटी सी गलती से। क्लियर है? तो यहां पे देखो, इसके बाद और क्या होता है भैया? एरोस्पेस इंजीनियरिंग का और क्या काम होता है? डिजाइन करना, नए नए तरह के एयरक्राफ्ट डिजाइन करना, उन्हें मैन्युफैक्चर करना, प्रपल्शन करना, सैटेलाइट करना। अच्छा, अभी नया क्या चल रहा है? ये तो सब देखो फैंसी बातें हैं, पर अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? रिसेंटली ये चल रहा है कि जो स्पेस है, मैं एरोस्पेस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं रिसेंटली एयर स्पेस का बता रहा हूं। ठीक है? तो एरोस्पेस में सबसे रिसेंट जो चल रहा है कि भैया यहां से सैटेलाइट भेजते हैं, तो जो अर्थ के अगल बगल वाला एरिया है उसमें सैटेलाइट्स जो खत्म हो जाते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं। या अपन ने जिसको लॉन्च करा, लॉन्च करने के बाद कुछ पीएसएलवी या उसका जो भी डेब्रिस है, कचरा है, वो वहीं अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर? अब वो है बहुत सारा कचरा, पर स्पेस बहुत बड़ी है तो पता नहीं चल रहा, पर कचरा तो है। अब वो कचरा वहां घूम रहा है, तो अभी ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि रिसाइकलेबल सैटेलाइट्स बनाए, मतलब वो लॉन्च हो, खत्म जाए, उड़ के बाहर जाए, अपना काम करें और वापस अर्थ पे आ जाएं खत्म होने के बाद। क्लियर? इस तरह से ऐसे सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कचरा ना हो, दूसरी चीज वेस्ट ना हो। अच्छा, एक चीज और कि हमें ना जमीन पे ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, तो अगर हम ऐसे सैटेलाइट सिस्टम बना लें जो ओशियन में से लॉन्च हो जाए, मतलब जिसको लॉन्च करने के लिए व्हीकल मिल जाए, या तो वो व्हीकल पे से लॉन्च हो जाए या तो वो ओशियन में से लॉन्च हो जाए, इस तरह के सैटेलाइट्स या इस तरह के हम स्पेस क्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं और कुछ लोग अभी और उस चीज को इकोनॉमिक और फीजिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें पे रिसर्च करना ये कौन कर रहा है? एरोस्पेस इंजीनियर ही कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस चीज से बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी लॉन्चिंग की। अभी लॉन्च बहुत बड़ी चीज होती है, अभी भी वही जो बहुत पुरानी पद्धति उससे लॉन्च होता है। आपने देखा होगा वो लगा देते हैं 10, 9, 8, 7 वैसे करके लॉन्च करते हैं। पर अगर यही लॉन्च एक ट्रक पे से हो जाए, यही लॉन्च एक ओशियन में भेज के किसी एक बोट पे से कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फीजिएबल हो जाएगा। ठीक है? अब देखो इसी चीज का क्या होता है, डिजाइन और टेस्टिंग ऑफ एरोस्पेस प्रोडक्ट कंपोनेंट एंड इसका जो सब असेंबलीज होती हैं, इसकी जो सब असेंबली होती है, मतलब जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को सब असेंबल करते हैं, फिर उनको मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। समझ रहे हो? एटम्स, कंपाउंड्स, एटम, मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड, उस तरह वाला सीन है। तो ऐसी असेंबली, सब असेंबली और इनका मेंटेनेंस, क्योंकि आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है जब तक प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आपको हर एक छोटी बड़ी चीज को सोच के रखना पड़ता है। क्लियर? बड़े बड़े इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे से हर चीज सोच के डिजाइन बनाए। मैं आपको बहुत छोटा सा किस्सा बता रहा हूं। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा हुआ कि इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे से सोच के टैंक्स बनाए, जर्मन इंजीनियर्स ने। उन्होंने सारी चीजें सोच ली, लड़ाई के समय पे उन्होंने सारी चीजें सोची, सब कुछ तैयार करके टैंक रख दिया। उन्होंने सोचा 6 महीने तक हम ये टैंक को रख रखें। 600 टैंक हम उन्होंने बना लिए, रख रखे। 600 टैंक उन्होंने खड़े कर रखे पूरे तैयार कि जब वक्त आएगा तो हमला करेंगे। उन 600 टैंक में से 330 टैंक चले ही नहीं जब वक्त करने का मौका आया, हमला करने का मौका आया। क्यों नहीं चले? उन्होंने बहुत रियलाइज करा। उन्होंने बोला हमने हर छोटी बड़ी चीज सोची थी, हमने सोचा था दुश्मन की गोली, बारूद, तोप कुछ भी इसके अंदर नहीं जा सकती, पर हम एक छोटी सी चीज सोचना भूल गए, वो थे चूहे। तो जो चूहे हो गए वहां पे, और चूहों ने अंदर जाकर के टैंक के अंदर की सारी वायरिंग काट दी, तो 330 टैंक खराब हो गए। वो बचे हुए टैंक से सिर्फ लड़ाई लड़ी। तो इंजीनियर को हर एक चीज सोचनी पड़ती है
क्लियर है? तो ये वाला बहुत खतरनाक डिजास्टर हो जाता है। ऐसे आपको छोटी बड़ी हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा रूम है ग्रो करने के लिए। इसरो के अंदर भी बहुत ताजा स्कोप है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसरो के अंदर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज ऑब्वियसली ज्यादा पैसा देगी अगर आपके पास टैलेंट है तो। एरोस्पेस इंजीनियर का बेटा अगर आप देखो, अभी अभी इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट जो इंडिया ने अभी क्या करा है कि प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो इंडिया ने एरोस्पेस को बहुत ज्यादा बजट भी अलॉट किया है। क्लियर है? अब यहां पे देखो, इसकी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। अगली बार यहां पे प्लेसमेंट कितना होता है, मतलब एवरेज फी कितनी होती है यहां पे पढ़ने की, तो एवरेज फी देखो इतनी होती है 4 साल की। काफी सस्ते में एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो जाती है। पर मैं बोलूंगा कि सिर्फ बीटेक करके आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसमें हायर लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसका वर्क कहां पे होगा, तो एरोस्पेस की जो इंडस्ट्री उसमें होगा। मैंने आपको बताया जितनी कंपनीज उन सब में तो होगा ही। सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज होते हैं उसमें आपका वर्क होगा। कॉर्पोरेट जो लैब्स होती है, ये सब बेटा ग्राउंड जॉब है, मतलब ये ऑफिस जॉब है जिसमें आप सपोर्ट करोगे। मेन एक्शन जहां पे हो रही वहां पे नहीं होगे, पर आपका हाथ जरूर रहेगा। आप सॉफ्टवेयर दे रहे हो, आप कम्युनिकेशन डिवाइस दे रहे हो, आप उनके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बता रहे हो जो सब असेंबलीज में जरूरी हैं, आप कुछ उसके लिए पेंट बता रहे हो, मतलब जो पेंटिंग है या कुछ और तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत सारी चीज लगती है स्पेसक्राफ्ट में, वो सब बना रहे हो, वो सब कंपनीज में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट लैब्स जो होती हैं उसमें टेस्टिंग होने आते हैं, जो प्रोटोटाइप बनते हैं, प्रोटोटाइप मतलब जो पहला डिवाइस बनता है जिसको चेक करते हैं, वो सब पे आपका जॉब लग सकता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च चल रही होती है कि यार अगर भविष्य में काम पड़ा तो ये कैसे यूज करेंगे, वो रिसर्च वाले यूनिवर्सिटीज में भी आपको जॉब मिल सकती है। क्लियर? इसके बाद आप डायरेक्टर बन सकते हो। बहुत सारे तरह की आपके पास जॉब्स है। यहाँ पे हर एक छोटी बड़ी चीज में आपको यूज आ सकती है, मतलब आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे, और भाई कतई बड़ी जॉब मिलती है अगर आपने इसको हिट कर दिया ना। मतलब यू विल नो कि हाँ भैया यू हैव अराइव्ड, तुम आ गए हो एक जगह पे और यहाँ पे अब तुम्हारे पास बस पैसा ही पैसा होगा वाली बात हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स भी हैं यहाँ पे, पर वही है कि जॉब्स अभी कम है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और आगे भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि नियर फ्यूचर में जो एरोस्पेस है वो अपने स्पेसक्राफ्ट जैसा, अपने एयरक्राफ्ट जैसा ही, एयरलाइन जैसा ही फेमस हो जाएगा, स्पेस लाइन। देखो अब यहाँ पे इसके अंदर पढ़ना क्या क्या पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो 11th के टॉपिक्स हैं ये ज्यादा आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है? इसमें जो भी इसका सिलेबस है वो करिकुलम वगैरह सारी वाली चीजें ऐड कर दी, आप हर एक तरह की इस तरह की चीजें सीखेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप थ्योरेटिकल चीजों पे नहीं रहें, कॉलेज के करिकुलम पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहें कि मुझे जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लूंगा मैं बन जाऊंगा। नहीं बेटा, इस फील्ड में, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, इस फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी जान झोंक के काम करना पड़ेगा। आपको ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वो जो आपकी रुचि है वही आगे लेकर के जाएगी। कौन रुचि सर? बेटा आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट कैसे? आपको हर एक छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए, आपको इस चीज का वो बोलते हैं ना कीड़ा हो जाना पड़ेगा, छोटी छोटी बात तक आप इस चीज की समझो। क्लियर है? इसलिए आपको सक्सेस मिलेगी जब आप इसमें बहुत ज्यादा घुस के काम करोगे। क्लियर? हर एक छोटी बड़ी बात जानो, पूरी न्यूज इसके बारे में रिलेटेड जानो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है। वो जब आपके पास इसका पागलपन होगा, तब आपके पास इसका जुनून होगा, तभी आप इसमें खतरनाक, बेटा कुछ भी नहीं कमाते, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर तो कुछ भी नहीं कमाते, आप इतना ज्यादा कमाओगे, इतनी ज्यादा पैसा है अगर आप इसमें चले जाते हो तो खतरनाक है। पर वही है कि आपके अंदर वो पागलपन होना चाहिए। बेस्ट कॉलेज यहाँ पे इंडिया में बीटेक के लिए कौन कौन से हैं? IIST शिवपुर है, IIEST शिवपुर है। बेटा ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, गजब का पुराना, इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक कॉलेज है। इसके बाद IIST, इसके बाद IISc बेंगलोर ऑब्वियसली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। इसके बाद हमारे पास जो है वो अलग अलग, अच्छा बेंगलोर का कॉलेज है, ये बहुत माल कॉलेज, IIT बॉम्बे भी देता है, अच्छा इसका कट ऑफ कम जाता है पर IIT बॉम्बे भी देता है। बिरला BIT मैसरा दे रहा है, BIT मैसरा के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी दे रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है। और भी इसके अंदर कुछ कॉलेजेस हैं, वो कैसे होते हैं मैं उनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद देखो भैया टॉप कॉलेजेस ये वाले भी हैं इसके अंदर, है ना। हाईएस्ट पैकेज, इनिशियल पैकेज, बेटा ये इनिशियल है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनिशियल पैकेज से जज करो।
इनिशियल पैकेज आपका इतना जाता है, एवरेज पैकेज आपका इतना जाता है, मतलब आपका हो सकता है 3 लाख का भी लगे, हो सकता है 10 लाख का भी लगे, 20 लाख का मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज तक इसमें जाता है। ये इनिशियल है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें एडमिशन कहाँ कहाँ से होता है, जेईई मेंस जेईई एडवांस से एडमिशन होता है, आईआईटीज में जेईई एडवांस से होता है, जेईई मेंस से एडमिशन होता है। अदर स्टेट इंजीनियरिंग जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबी जेईई हुआ या फिर और दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, उनसे भी एडमिशन होता है। सॉर्टेड सीयूईटी से कुछ ब्रांचेस में एडमिशन होता है एरोस्पेस की, तो हर एग्जाम से अंदर एरोस्पेस के कोई ना कोई कॉलेज होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन से एडमिशन होता है। पर एक ये एग्जामिनेशन है जिसका नाम है AME CAT, ठीक है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एग्जामिनेशन, ये अपने आप में एक अलग एग्जामिनेशन है, इससे टेस्ट होता है AMCET से। ये क्या होती है, कौन सी एग्जाम है, इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए इस एग्जामिनेशन के बारे में तो जरूर बताना, कमेंट कर देना, कमेंट पे लाइक आएंगे, आपकी डिमांड बहुत अच्छी आएगी तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगा। क्लियर। तो यहां देखो भैया, AMCET नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। ये आपको क्या करता है, एडमिशन ऑफर करता है एविएशन कोर्सेज में इंडिया के सारे प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर, ठीक। इसके बाद स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है इसमें ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, और इसका जो एडमिशन है वो अभी ओपन है। इसका फॉर्म अभी 2 मई को आया है और इसका फॉर्म 31 मई तक चलेगा। उसके बाद इसका मतलब ये मल्टीपल फेज में होता है, जेईई मेंस की तरह, जैसे एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, तो इस साल का दूसरे फेज का फॉर्म ओपन हो गया है 2 मई से। तो 2 मई के बाद से फॉर्म ओपन है, 31 मई तक फॉर्म ओपन रहेगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको और भी बता देता हूं कहां कहां एडमिशन होता है। अगर आप 12th, अच्छा इसमें 10th वाला बच्चा भी जा सकता है, पर मैं आपको बता रहा हूं अगर आप 12th विद PCM वाले हैं, आप जो स्पेसिफिकली वीडियो देख रहे हैं, तो आप पायलट की जॉब के लिए लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पायलट का लाइसेंस मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का लाइसेंस मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस मिलेगा। आपको इंजीनियरिंग भी मिल सकती है इस एग्जाम से, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सारी आपको यहां से मिलती है। ग्रेजुएशन करना है तो BBA BSc वगैरह आपको अलग अलग कोर्सेज में मिल सकती है, डिप्लोमा भी मिल सकते हैं और सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है। सर्टिफिकेशन बेटा केबिन क्रू वाला, आपने देखा होगा केबिन क्रू पे वो जो काम करते हैं लोग, आपने ये वाली एक जॉब देखी होगी जो स्पेस पे मैनेजमेंट होते हैं, ये इस तरह की जॉब के लिए भी ये एक एग्जाम है। ये सारे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, अच्छा पैकेज होता है, केबिन क्रू का जॉब भी अच्छे पैकेज वाला होता है। तो ये सारे तरह के जॉब इस एग्जाम से मिलते हैं। क्लियर। अगर आपको चाहिए कि इस एग्जाम पे डिटेल वीडियो बने तो जरूर बताइएगा। बाकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको हर एक बात बता ही दी है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक था जो था। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज लाइक करते चलिएगा, और जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कोई और वीडियो चाहिए, कोई और करियर के लिए गाइडेंस चाहिए, जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।